Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study 4th chapter of 9th class from your Bihar book. And the name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. And this chapter is about Albert Einstein. Student, as everybody knows that Albert Einstein was a great scientist. वो एक बहुत जीनियस साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियंस थे, एक फ़िज़िक्स के बारे में जो उनकी थ्योरी है वो भी बहुत वर्ल्ड फेमस है. बट इसके साथ साथ ये चैप्टर जो है उनकी डिफरेंट ट्रेड्स को भी बताता है. एक साइंटिस्ट होना अलग बात है, दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन साइंटिस्ट होने के साथ साथ उनके अंदर अदर क्वालिटीज़ का होना, और वो भी उनको कि इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि एक वो साइंस के फील्ड में ही जीनियस नहीं थे, वो ह्यूमैनिटी के फील्ड में भी जीनियस थे. जैसे कि आप इस टाइटल को देख सकते हैं, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. ये यहाँ पर इंडिकेट करता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के माइंड को. इस चैप्टर में हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी पढ़ेंगे. स्टूडेंट, टू टाइप की वर्ड्स आपको सुनने के लिए मिले होंगे, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी क्या होती है? जब हम किसी इंसान की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी. एंड ऑटोबायोग्राफी इज़ द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन. मीन्स जिसकी कहानी है वो उसने खुद ही अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस और अपने इंसिडेंट लिखे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. बट ये उनकी एक बायोग्राफी है, इसमें हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे उन्होंने लाइफ को फेस किया, क्या क्या उनके लाइफ में मोमेंट आए, और किस तरह से उन्होंने ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए वर्क किया. सो लेट अस स्टार्ट अ चैप्टर. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the Germany city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म हुआ था वो 14 मार्च को उल्म, जो एक सिटी है, कहाँ की सिटी है वो? जर्मनी की, वहाँ पर हुआ था. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. डेस्टिन्स मीन्स डेस्टिनी से बना हुआ है ये वर्ड, कि डेस्टिनी की सेंस यही आती है जो हमारा फेट होता है, जो हमारा भाग्य है. मतलब उनका कोई इंडिकेशन उनकी बर्थ नहीं शो कर रही थी कि वो इतने बड़े महान व्यक्ति बनेंगे, ग्रेट बनेंगे. ऑन द कंट्री हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. टू हर हिज हैड सीम्स मच टू लार्ज. अब यहाँ कितने जीनियस थे वो, कितना वर्ल्ड फेम पाया है उन्होंने, लेकिन जब उनकी बर्थ हुई थी तो बिल्कुल उसके अपोजिट था. कंट्रेरी होना मीन्स विरोधी होना, अपोजिट होना, ये सारी चीज़ बिल्कुल अपोजिट थी. क्या थी? कि जो उनकी मदर थी वो ये सोचती थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं एक फ्रीक हैं. व्हाट इज़ फ्रीक? A word used disapprovingly to talk about a person who is usually and does not behave, look or think like other. मीन्स फ्री कहते हैं उसको जो एक सन की टाइप का या कुछ एबनॉर्मल टाइप का पर्सन होता है, जो जैसे कॉमन अदर चाइल्ड करते हैं इस तरह का कुछ बिहेव नहीं करता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है. क्यों सोचती थी उनकी मदर? उनकी मदर को फील होता था कि उनका जो हेड है वो अदर चिल्ड्रन की कंपैरिजन में बहुत बड़ा है. यू कैन सी हेयर इज़ द पिक ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन चाइल्डहुड. उन्हें ये फील होता था उनकी मदर को कि कहीं ना कहीं उसके हेड में कुछ प्रॉब्लम है और ये नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग. अब कुछ और भी इंडिकेशन हुए उनके बचपन में कि जब उनकी पेरेंट्स उनको एबनॉर्मल समझ रहे थे, क्योंकि 2.5 की एज हो जाने के बाद भी उन्होंने बोलना स्टार्ट नहीं किया था. नॉर्मली 1.5 की एज से बच्चा बोलना शुरू कर देता है, छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है. इवन जो घर वाले सिखाते हैं वो 1 ईयर का चाइल्ड भी बोलना शुरू कर देता है. बट इन्होंने 2.5 के बाद ही टॉकिंग स्टार्ट की. When they finally did learn to speak, he uttered everything twice. अब जब उन्होंने फाइनली बोलना शुरू किया, when he finally did learn, उन्होंने सीखा बोलना, तो उन्होंने अटर्ड वर्ड यूज़ होता है स्पोक के लिए. उन्होंने क्या बोला? हर चीज़ को 2 बार बोलना शुरू किया उन्होंने. मीन्स एक ही सेंटेंस को वो रिपीट करते थे, बार बार बोलते थे.
ये भी एक एबनॉर्मल होने की इंडिकेशन फील हुए उन्हें। आइंस्टाइन डिड नॉट नो वॉट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइंस में ना कुछ सोसाइटी से मतलब अलग रहने की कुछ एक अजीब सी हैबिट थी कि वो अदर चिल्ड्रंस के साथ उन्हें छोड़ा जाता था। तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे अगर दूसरे बच्चे के साथ मिलते हैं तो वो खेलने लगते हैं, उन्हें एक बहुत जल्दी फ्रेंड बना लेते हैं। चाहे हम किसी भी नई जगह के बच्चों के साथ किसी बच्चे को छोड़ दें तो कुछ टाइम बाद वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। बट उनकी क्या हैबिट थी कि वो दूसरे चिल्ड्रंस के साथ अपना कुछ भी शेयर नहीं कर पाते थे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग। यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये नेम बचपन में बहुत फेमस था। सब सारे बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग बोलते थे। ब्रदर बोरिंग क्यों बोलते थे? कोई भी उनके साथ खेल नहीं पाता था, कोई उनके साथ अच्छे से कुछ शेयर नहीं कर पाता था, वो उनके साथ बोर हो जाता था। अगर किसी बच्चे को कहा जाए ना कि आप इनके साथ खेलो, बैठो, बातें करो, तो क्योंकि ये कुछ बात करते नहीं थे, कुछ खेलते नहीं थे, तो वो एक बोर करने वाली कंडीशन थी। तो इसलिए सारे बच्चे उनको अवॉइड करते थे और उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से इंडिकेट किया जाता था। सो द यंगेस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ टाइम। अब जब कोई उनके साथ खेलेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि उनमें तो ये क्वालिटी नहीं थी कि वो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, तो वो अब क्या करते थे, वो बेचारे अपने आप ही खेलना शुरू कर देते थे, अकेले खेलते थे। एक बच्चा जैसे कि वो सबसे अलग ही रहता था। ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज़। अब वो क्या करते थे, मैकेनिकल टॉयज़ जिसमें जैसे मैकेनिकल कार्स होती हैं और टॉयज़ जो खेलने वाले होते हैं, तो जो मशीनरी से चलते हैं, उनको वो बहुत पसंद करते थे, वो उन्हीं के साथ खेलते थे। अब ये उनकी हैबिट क्या दिखाती थी कि उन्हें फिज़िक्स में इंटरेस्ट था बचपन से ही। लुक एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा। उनकी एक सिस्टर की बर्थ हुई जिसका नाम माजा है, यू कैन सी हियर। तो जैसे ही उसकी बर्थ होती है, ही इज़ सैड टू हैव सैड फाइन बट वेयर आर हाउ व्हील्स। अब जब उसकी बर्थ हुई तो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है बहुत छोटा होता है, तो वो उसे देखकर खुश तो हुए क्योंकि उनके टॉयज़ भी थे बहुत सारे ऐसे, तो उन्हें वो टॉयज़ की तरह लगी। तो उनके मुंह से एकदम यही निकला कि वैसे तो ये अच्छी है बट इसके व्हील कहाँ हैं। व्हील से वो इंडिकेट करना चाहते थे उसके फीट को, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। हो सकता है कि वो उसकी ड्रेस में, उसके क्लॉथ में कवर हो रहे हों, फ्रॉक में कवर हो रहे हों, तो उसे नहीं दिखा। लेकिन वो एक शार्प माइंड रखते थे, तभी उनका ध्यान उस चीज़ पर गया कि अगर ये टॉय है तो ये कैसे खेलेगी, इसको कैसे चलाया जाएगा, कैसे इसमें चाबी भरी जाएगी। ही वॉज हैविंग डिफरेंट थिंकिंग अबाउट टॉयज़ एंड ऑल थिंग। मतलब वो सोसाइटी से थोड़ा सा डिफरेंट होकर सोचते थे। A headmaster once told his father that what Einstein's choose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. अब जब आइंस्टाइंस थोड़े से बड़े हुए थे, एक बार उनके साथ क्या हुआ था कि जो उनके हेडमास्टर थे, हेडमास्टर असिस्टेंस होती है एक प्रिंसिपल, जो उनके प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने उनके फादर से कहा कि आइंस्टाइंस कुछ भी चूज़ करे, कोई भी प्रोफेशन में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, ये मैटर नहीं करता है, बट ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एनीथिंग। वो किसी भी फील्ड में जाके सक्सीड नहीं हो सकता। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to do. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. अब आगे लाइफ में क्या होता है, आइंस्टाइन जो हैं आगे चलकर वायलिन प्ले करना सीखते हैं। और वो कब से सीखते हैं, वो 6 की एज होती है उनकी, 6 साल के छोटे बच्चे होते हैं, तभी से वो सीखना शुरू कर देते हैं। वो क्यों सीखते हैं, क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी कि वो वायलिन प्ले करें। और धीरे धीरे वो क्या होता है, गिफ्टेड अमेचर होना। व्हाट इज़ अमेचर? अ लॉ डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट रेदर देन अ प्रोफेशन। मीन्स अपनी खुशी के लिए, अपनी हॉबी के लिए किसी चीज़ में स्किल पाना, दैट इज़ कॉल्ड अमेचर। तो वो अमेचर हो गए, उसमें वायलिनिस्ट हो गए, अमेचर वायलिनिस्ट हो गए। और उन्होंने अपनी वायलिनिस्ट के रूप में लाइफ टाइम वायलिन प्ले किया और वो अपने इस स्किल को कंटिन्यू बनाए रहे। एक साइंटिस्ट तो थे, साइंस से रिलेटेड वो बहुत सारे इन्वेंशन करते थे, बट साथ साथ वो अपनी इस हॉबी को भी कंटिन्यू रखा उन्होंने।
बट अल्बर्ट आइंस्टाइंस वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। यहाँ पर ये कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइंस वायलिन तो बहुत अच्छे से प्ले करते थे, उसमें तो एक्सपर्ट थे, स्किल्ड थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। वो एक बैड प्यूपिल नहीं थे। प्यूपिल क्या होता है? स्टूडेंट के लिए यूज़ होता है पीपल। तो वो पीपल भी बहुत अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे। ही वैन टू हाई स्कूल इन मुंची where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject। पहले क्या उनकी बर्थ कहाँ हुई थी? उल्म सिटी में हुई थी, अभी हमने पढ़ा है। लेकिन जब वो 15 मंथ के ही थे तभी उनकी फैमिली क्या होता है कि मुंची सिटी में शिफ्ट हो जाती है। अब जब वो वहाँ से शिफ्ट हो जाती है तो फिर वहीं पर उनका एडमिशन होता है, वहीं पर वो पढ़ते हैं और वहाँ पर वो बहुत अच्छा स्कोर निकालते हैं इन एवरी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इन एवरी सब्जेक्ट ही वॉज इंटेलिजेंट। Einstein hated the school regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good। अब क्या कह रहे हैं कि आइंस्टाइन जो हैं वो स्कूल के रेजिमेंटेशन क्या होता है? ऑर्डर, डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम। मतलब स्कूल में बहुत ज़्यादा, मुंशी के जिस स्कूल में वो पढ़ते थे 10th जहाँ से उन्होंने की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन थे, तो वो उन चीज़ों से भागते थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर को वो बियर नहीं कर पा रहे थे। तो क्या होता था? ऑफन उनकी क्लैश, उनका जो है आर्गूमेंट हो जाता था टीचर्स के साथ कि उन्हें ऐसे करना है, इस टाइम उठना है, ये करना है। वो सारे रूल्स को नहीं फॉलो कर पाते थे। और एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड क्या होता है? अनएबल टू ब्रेथ, सफोकेटेड मीन्स उन्हें बहुत ज़्यादा सफोकेशन, बहुत ज़्यादा घबराहट फील हुई देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। स्टूडेंट यहाँ पर फॉर गुड एक फ्रेज के रूप में यूज़ हो रहा है। गुड तो हम नॉर्मली जानते हैं गुड क्या होता है, एक अच्छा होता है, बट फॉर गुड लग जाने से इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। फॉर एवर हमेशा के लिए वो उसको छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ कि उन्हें बहुत ज़्यादा सफोकेशन हुआ, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन से वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने वो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव। अब क्या होता है? जो उनका प्रीवियस ईयर था वो दूसरे स्कूल का, तभी उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो मिलन सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं और उनको कहाँ छोड़ देते हैं? उनको रिलेटिव के पास छोड़ देते हैं, रिश्तेदारों के पास छोड़ देते हैं। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मुंची। लिबरल मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड, रेस्पेक्ट अदर ओपिनियन, मीन्स यहाँ पर लिबर्टी थी, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था, थोड़ा सा वो उसको समझते थे। तो क्या है कि अभी प्रोलॉन्ग की सेंस होती है बहुत लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन जो है अपनी फैमिली को उसके लिए, मतलब जो उनकी डिज़ायर थी, जो उनकी विश थी, उसके लिए एग्री कर पाते हैं। वो क्या उनकी विश थी कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते थे जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड का एक स्विट्ज़रलैंड के एक स्कूल में जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। तो और वहाँ पर काफ़ी लिबर्टी भी थी उनके लिए, वो लोग काफ़ी सॉफ्ट थे स्टूडेंट के रिगार्डिंग। वहाँ पर इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं थे जितना कि मुंशी के स्कूल में थे। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics। आइंस्टीन बचपन से ही मैथमेटिक्स में जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। हाईली गिफ्टेड होना मीन्स शुरू से ही मतलब जीनियस थे उसमें, और उनका इंटरेस्ट फिज़िक्स में भी बहुत था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। स्कूलिंग उन्होंने फिनिशिंग की। स्कूलिंग क्या होता है? 12th तक की स्टडी जो होती है हमारी स्कूलिंग होती है। अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो हमारी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी होती है उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। बट साइंस वॉज नॉट ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलस मॉस्टेक।
अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो इस डैशिंग यंग मैन, डैशिंग मीन्स स्मार्ट लुकिंग, बहुत अच्छे दिखते थे जब वो यंग एज में थे, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, यू कैन सी है। तो उनको बहुत सारी चीज़ें थी जो उनकी शोभा को बढ़ाती थी, उनकी ब्यूटी को बढ़ाती थी, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए अपील करती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनकी पर्सनालिटी को इंडिकेट करती थी। उसमें से एक क्या था, उनकी जो वैलरस, वैलरस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, एक शेप होता है मॉस्टेस, उनकी जो मूछें थी वो वैलरस शेप की थी और जो उनकी पर्सनैलिटी में और चार चांद लगाते थे और उन्हें स्मार्ट बना देती थी। He also felt a special interest in a fellow student, मिल्विया मैरिक। मिल्वा मैरिक जो थी उनके फेलो, फेलो मीन्स होता है साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी मीन्स जैसे आप क्लासमेट बोलते हैं। तो उनकी एक क्लासमेट थी मिल्वा मैरिक, वो भी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। वो ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, वो उन्हें क्लेवर क्रिएचर की तरह ट्रीट करते थे, मीन्स वो बहुत इंटेलिजेंट थी। The young Serb had come to Switzerland because the in Zurich was one of the few in Europe where women can get degrees. अब ये सर्ब हैं, इनको सर्ब इंडिकेट किया जा रहा है, सर्ब मीन्स क्योंकि ये सर्बिया की रहने वाली हैं। तो जो इनकी फ्रेंड थी मिल्वा मैरिक, वो सर्बिया से बिलोंग करती थी और वो भी स्विट्ज़रलैंड आई थी और वो भी ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया था जहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिया था। क्यों लिया था उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि यूरोप में ये ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ मेल या बॉयज़ ही पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये फीमेल्स को भी के लिए भी एजुकेशन थी यहाँ पर, तो इसलिए वो इस पर्पज़ से यहाँ आई थी। Einstein was in her an ally against the Philistine, those people in his family and at university with whom he was constantly at odds. अब यहाँ पर एली वर्ड यूज़ हो रहा है। व्हाट इज़ एली? एली इज़ अ फ्रेंड और एन एसोसिएट। एली, एली की सेंस होती है जो हमारे लिए फ्रेंडली हो, एमेबल हो, मीन्स जो हमारे जैसा हो और हमारी फीलिंग को समझता हो। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन क्या होता है? अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक। मीन्स वो लोग जो आर्ट को, लिटरेचर को और म्यूज़िक को पसंद नहीं करते हैं वो फिलिस्टाइन कहलाते हैं। तो अब ये जो उनकी फ्रेंड थी उनको भी और अल्बर्ट आइंस्टाइंस को, दोनों को ही लिटरेचर में, आर्ट में और म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो उनको एली फील करते थे, एक दोस्त फील करते थे जो कि फिलिस्टाइन के अगेंस्ट थी। जो फिलिस्टाइन मतलब जो आर्ट के अगेंस्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक को डिसलाइक करने वाली पीपल्स थे, उनके अगेंस्ट वो भी थे अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी फ्रेंड भी थी। Those people in his family at the university with whom he was constantly at odds. अब उनकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस चीज़ को लाइक नहीं करते थे। उनकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लगातार, कॉन्स्टेंटली, लगातार जो हैं बहुत ऑड मीन्स डिफरेंट रहते थे, वो इन लोगों को पसंद नहीं करते थे। The couple fell in love. जो कपल है, कपल से सेंस क्या हो रहा है यहाँ पर, उनकी जो फ्रेंड है मिल्वा मैलिक और जो आइंस्टाइंस हैं वो एक दूसरे को लव। लेटस सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। अभी क्या होता है कि उनके टाइम में, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि हम मेल करें, फ़ोन्स यूज़ करें, बहुत पहले की बात है। तो उस टाइम लेटर्स को कोई एक मीडियम बनाया जाता था कम्युनिकेशन का। तो वो जो है लेटर एक्सचेंज करते थे आपस में, जिसमें अफेक्शन से रिलेटेड उनके वर्ड्स होते थे, मीन्स मीठी मीठी बातें करते थे। उसमें मिक्स क्या होता था? साइंस में, क्योंकि बोथ आर द स्टूडेंट ऑफ द साइंस। और उनमें उनकी टेंडरनेस, कोमलता दिखाई देती थी, उनकी वर्ड्स बहुत अच्छे होते थे, ब्यूटीफुल होते थे। रोट, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है आइंस्टाइंस के लेटर का। रोट आइंस्टाइंस, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious
कंक्लूजन। अब वो कह रहे हैं कितना हैप्पी और प्राउड मोमेंट होगा वो जब हम दोनों रिलेटिविटी से जो रिलेटेड हमारी इन्वेंशन है उसको विक्ट्री तक पहुंचाएंगे, जिसे बिल्कुल सक्सेस तक पहुंचाएंगे। फाइनली जब हम कंक्लूड करेंगे तो कितना अच्छा मोमेंट होगा कि हम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को, इस इन्वेंशन को कंप्लीट करेंगे। In 1900, at the age of 21, अल्बर्ट आइंस्टाइन was a university graduate। अब क्या होता है 1900 में अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लेते हैं 21 की एज में, मींस बीएससी कर लेते हैं। एंड अनएम्प्लॉयड, और वहाँ पर वो अभी क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट्स, गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। अब वो एक प्राइवेट असिस्टेंट की तरह, एक प्राइवेट ट्यूटर की तरह लेसन भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, और फाइनली उनको धीरे धीरे जो है 1902 में जॉब भी मिल जाती है एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न एक सिटी है, वहाँ के पेटेंट ऑफिस में। व्हाट इज पेटेंट? अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ अ इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। स्टूडेंट, कोई भी काम करने से पहले हमें एक परमिशन लेनी होती है। जैसे कि अगर हम कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें एक लाइसेंस चाहिए होता है। ऐसे ही अगर कोई साइंटिस्ट कोई इन्वेंशन करता है तो उसे अपने साइंस को कि अपनी इन्वेंशन को थोड़ा सा प्रूव करके उसका एक एग्जाम्पल दिखाकर कि वो ओरिजिनल इन्वेंशन है, उसके बेस पर एक परमिशन लेनी होती है। और वो परमिशन लेटर क्या होता है? दैट इज़ पेटेंट। अब वो पेटेंट होता है, वो लेटर लाइसेंस उन्हें मिल जाता है कि वो अपनी इन्वेंशन कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि इन्हें एक जॉब मिलती है पेटेंट ऑफिस में बर्लिन के, ये उसमें जॉब कर लेते हैं। While he was supposed to assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own idea in secret। अभी वो पेटेंट ऑफिस में थे, उनका क्या काम था? अदर्स के इन्वेंशंस को ऑब्जर्व करना, उन्हें पेटेंट लेटर देना। लेकिन ये उस टाइम सपोज किया जा रहा है, सपोज मीन सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि वो लोगों को असिस्ट कर रहे हैं, असिस्टिंग कर रहे हैं, उनके इन्वेंशन में उनकी सहयोग कर रहे हैं। बट एक्चुअली आइंस्टाइंस क्या कर रहे थे? वो अपने आइडियाज़ को भी सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे। ही इज़ सैड टू हैव जोकिंगली कॉल हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। अभी क्या बताते हैं उनके बारे में कि एक बार जोक करते हुए, हंसते हुए, वो अपनी डेस्क ड्रॉर, जो उनकी डेस्क थी जिसमें ड्रॉर थी जिसमें पेपर्स रखे जाते हैं, उसको कहते हैं कि ये ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स है। ब्यूरो ऑफिस है ये, जो फिजिक्स से रिलेटेड थ्योरीज हैं, मेरी थ्योरीज उसमें रखी हुई हैं, ये मेरे लिए एक ऑफिस की तरह है। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity। अभी क्या होता है कि 1905 में एक उनका जो फेमस पेपर है, पेपर से मतलब उनकी जो इन्वेंशन है वो प्रिंट होती है, तो 1905 में एक उनकी थ्योरी आती है अबाउट रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। उनके अनुसार क्या था कि जो टाइम है, जो समय है, और डिस्टेंस जो दूरी है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट से सेंस यहाँ पर मेजर इन इटसेल्फ, नॉट इन अ रिलेशन टू एनीथिंग एल्स। मीन्स ये किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड नहीं है। मीन्स टाइम जो है चेंजेस हो जाता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। इंडीड टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम if they come together again after a journey, if one of them had been moving very fast relative to the others। यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप टू क्लॉक्स लेते हैं, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स आपने ली, और उनमें एक सही वही सेम टाइम फिक्स है दोनों क्लॉक्स में, बट उन्हें अलग अलग डिस्टेंस की जर्नी कराई गई, अलग अलग दूरी पर लेके जाया गया। मीन सपोज हमने इंडिया में टू क्लॉक्स लिए हैं, उनमें से एक अमेरिका लेकर गए हैं, एक उधर जापान की तरफ लेके गए, मतलब अलग अलग डिस्टेंस को वो कवर करती हैं। तो जब उन्हें फिर वापस मिलाया जाएगा उस जर्नी के बाद, तो उनके टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा। एक
बहुत तेज़ चलेगी और उस दूसरी उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा फास्ट होगी. इन दोनों का सेम टाइम नहीं होगा. दे विल बी डिफरेंट. दिस इज़ द फर्स्ट famous paper of Albert Einstein's. It was about the theory of relativity. Hope student that you have understood the explanation. We will continue our explanation in next part of this chapter. Thank you student. Have a good day.